कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे हो। आज फ्राइडे नाइट है, रात का 9 बज रहा है और मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक होने वाला है ये बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। ये कुछ देर में आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा कि हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक इटसेल्फ इज, जो आपके एग्जाम के लिए मैंडेटरी है पढ़ना, कंपनीज एक्ट 2013। वैसे अक्सर मैं फ्राइडे नाइट को क्लब जाता हूं, बट इस बार मैं सोचा कुछ डिफरेंट करूं। ये फ्राइडे नाइट 2 बजे तक मैं आपके नाम, खरीदना मत, मैं जरूर आपके नाम हूं। और ये 2 बजे तक हम लोग बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013। भाई फाड़ देंगे पढ़ के, टेंशन मत ले, फाड़ देंगे। और कुछ अलग तरीका से मैं सोचा हूं इसको रिकॉर्ड करूं ताकि एकदम बॉलीवुड तरह लगे कि हाँ पढ़ने आए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये एक्ट चालू करेंगे। एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सीए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव में जो कंपनी लॉ पेपर है प्लस एसबीईसी पेपर है उसके लिए भी है। नेक्स्ट वीडियो सीए का जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। और ये एक्सक्लूसिवली ये जो पूरा एक्ट है कंपनीज एक्ट, जो आपको आना चाहिए आपके एग्जाम में, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया और उसके अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड करूंगा। डन है क्या? अच्छी तरह से बॉलीवुड स्टाइल में अपना क्लास चालू करूंगा मैं और मजे में पढ़ेंगे। मैं बिना टाइम वेस्ट किए जो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन या जस्ट फॉर हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड रहे। टेंशन मत लेना, सब काम छोड़ के एक बार फुल फोकस दो कि ये वीडियो देखो। अगर आपका पुराना पाप भी है वो भी धुल जाएगा, यानी कि आपका ये पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नया स्टाइल में मैं पढ़ाऊंगा, चश्मा पहन के। फ्राइडे नाइट है ना, तो लगना तो चाहिए ना कि क्लब में ही हूं मैं। आई होप मैं ठीक लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं बेहतरीन तरीका से। और सबसे बड़ा बात है, मेरा डार्क सर्कल्स भी नहीं दिखेगा। और तुम लोग बोलते हैं हम बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, हम और सीरियस पागल। चलो शुरू करते हैं बॉलीवुड स्टाइल में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ। देखो लॉ कैसे बनता है वो सब बाद में डिस्कशन करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कंपनीज एक्ट में फोकस करते हैं। सबसे पहले याद रखना है, कंपनीज एक्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में नंबर 1 आना चाहिए कि कंपनी क्या होता है। व्हाट इज कंपनी? मैं बोलूंगा ध्यान से सुन। कंपनी, जब आप पढ़ रहे हो कंपनी, यानी कि कंपनीज एक्ट आया क्यों है, फटाफट थोड़ा स्पीड रखूंगा मैं। कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। कंपनीज एक्ट कब आया था बोलिए? 2013 में कंपनीज एक्ट आया था 2013 में। और ये जब कंपनीज एक्ट आया था किसको गवर्न करने आया था, किससे रिलेटेड कानून बनाने आया था? बोलिए किससे रिलेटेड कानून बनाने आया था? कंपनी के नाम से। ये कंपनी मैटर पे जो कानून बनेगा उसके लिए एक्ट आया था कंपनीज एक्ट। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे सर कंपनी क्या होता है, मैं बोलूंगा सुन भाई, कंपनी कुछ और नहीं, डिफाइन है सेक्शन 220 में। कंपनी कुछ नहीं, डिफाइन है सेक्शन 220 में। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है। कंपनी क्या होता है सर? कंपनी मीन्स अ कंपनी। डेफिनेशन बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है खुलना, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इस लाइन का मतलब क्या है सर? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। एक ऐसा सेक्शन 220 बोलता है, हम उसी को कंपनी बोलेंगे जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इनकॉर्पोरेट मतलब खोला गया है, बनाया गया है, पैदा किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया है आइदर इस एक्ट में, अंडर दिस एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, या फिर इसके पहले जितने भी लॉ था कंपनी लॉ से रिलेटेड उसके अंदर भी अगर बनाया गया हो तो भी उसको क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस 1973 में बनाया गया था, उस समय 2013 नहीं आया था। उस समय जो कंपनी लॉ चल रहा था, मतलब हम लोगों का जो कंपनीज एक्ट था वो था 1956। तो ये रिलायंस इस एक्ट को फॉलो करके हुआ है, तो ऑब्वियसली ये भी कंपनी माना जाएगा क्योंकि डेफिनेशन ही बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी। डेफिनेशन बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जिसको खोला गया इस एक्ट को फॉलो करके, या फिर इसके पहले जो भी कंपनी लॉ था, प्रीवियस लॉ था, उसको एक्ट को फॉलो करके खोला गया, वो कंपनी माना जाएगा। सर आगे बताइए। कंपनी तो आप बता दिए, कंपनी डिफाइन है सेक्शन 220 में। सर वेरी गुड, आगे बताइए। हम बोले कंपनी के बारे में कुछ जान लो ताकि आपको बेस रेडी रहे। आपने बोला हाँ सर बताइए। मैं बोला कंपनी के बारे में कुछ फीचर्स जान लो। अब बोले क्या फीचर सर, क्या फीचर जानना? बोलिए फटाफट बोलिए क्या फीचर्स है सर। मैं बोला कंपनी का जो सबसे बेस्ट फीचर है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी।
सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे पहला फीचर क्या है उसका बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी जो है ना उसको अलग माना जाएगा और उसके जो मेंबर्स हैं उनको अलग माने जाएंगे। कंपनी जो है उनको अलग माना जाएगा और उसके जो मेंबर्स हैं उनको अलग माने जाएंगे। यानी कि कंपनी जो होता है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकता है। जैसे कि ये गाड़ी कंपनी अपने नाम पे भी खरीद सकता है, भले तुम चला रहे हो लेकिन नाम का ओनर कंपनी हो सकता है। उसी तरह कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसी नाम पे अपने नाम पे केस कर सकता है, अपने नाम पे केस करवा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी को बोला जाता है क्यों क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का होने का मतलब ये होता है कि कंपनी का सब कुछ कंपनी का, यानी कि इवन इफ जो कंपनी का लायबिलिटी है वो भी कंपनी का, कंपनी का जो लायबिलिटी है वो भी कंपनी का, और तुम लोगों को लायबिलिटी अलग, उसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये लाइव क्लास में हम लोग बताए थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो एक्चुअल में आया था, कौन से केस स्टडी आया था? सैलमन वर्सेस सैलमन। अब ऑब्वियस सा बात है इस मैराथन में मैं इसको पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ओरिजिनल क्लास और मैराथन में फर्क क्या रहेगा। नंबर टू हम लोग पढ़े थे कि कंपनी का एक और फीचर है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी एक बार खुल गया वो रहेगा, चाहे उसके मेंबर आए या जाए, कंपनी चलता रहेगा। देखिए आपको आगे पता चलेगा कि कंपनी खोलने के लिए हम लोग को मिनिमम मेंबर चाहिए होता है। जिस तरह बेटा पार्टनरशिप खोलने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होता है, उसी तरह कंपनी खोलने के लिए मिनिमम मेंबर चाहिए होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो पार्टनर होता है उसमें क्या होता है बेटा, मेरा वर्ड ध्यान देना, पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप फर्म खोला गया है उसका नियम क्या है बेटा? उसका नियम यह है कि अगर 2 मेंबर मिलकर पार्टनरशिप कर रहे और एक मर गया तो पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन इन कंपनी का फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या? मेंबर आएगा जाएगा, कंपनी चलता रहेगा। एक बार कंपनी खुल गया, वो जो सलमान खान का डायलॉग है, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मेरे को नहीं आता खुद भी, तो एक बार अगर कंपनी खुल गया तो कंपनी बंद नहीं होगा। मेंबर के जाने की वजह से कंपनी को बंद नहीं करेंगे, मेंबर के जाने की वजह से कंपनी को बंद नहीं करेंगे। नंबर थ्री कंपनी का जो फीचर है मेन, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का जो मेन फीचर है वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। इसका जो फीचर है वो क्या है? लिमिटेड है। इसका जो लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड। सो कितना लिमिटेड है आगे पढ़ेंगे, अभी तो खाली ओवरऑल डिस्कशन। लिमिटेड लायबिलिटी, क्या बोलिए? लिमिटेड लायबिलिटी। एम आई क्लियर विद दिस? तो कंपनी से अगर आपसे कोई बेस्ट फीचर पूछे तो आप बोलेंगे कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर टू परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 3 लिमिटेड लायबिलिटी, और नंबर 4 कॉमन सील। कंपनी अपना कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है कि थप्पा लगाएगा, कंपनी का स्टैंप पे होता है, वो मैंडेटरी नहीं लगाए क्योंकि 2015 में अमेंडमेंट हो गया, लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है, बट कॉमन सील होता है कंपनी का, ठीक है। अब वो लगाए ना लगाए मैंडेटरी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपनी का फीचर्स, जहां पे हम लोग कंपनी के बारे में जाने, ठीक है। ये देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 में मार्क भी एक साइमल्टेनियसली कराऊंगा ताकि आपका आराम से हो जाए। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर्टेन फीचर्स ऑफ कंपनी लॉ आर एज फॉलोज। नंबर 1, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बेटे दोनों को मैंने एक साथ ही बता दिया आपको, ठीक है। नंबर 3 परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी। केस स्टडी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस किए थे, सैलमन वर्सेस सैलमन, तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। डन है क्या? अच्छी तरह से बोलिए, ठीक लग रहा हूं ना मैं? चलिए अब कंपनी का हम लोग बेसिक फीचर्स जान लिया, अब हम लोग कंपनी के कुछ और डिस्कशंस को बढ़ाएंगे। ध्यान से समझिए क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है और ये मैराथन है तो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी में ना मीटिंग्स होते हैं, कंपनीज में मीटिंग्स होते हैं। मैं थोड़ा खोलता हूं फिर पहनूंगा आपके बॉलीवुड स्टाइल में, देखो चलो। कंपनी में क्या होते हैं? मीटिंग्स होते हैं। कंपनी में क्या होते हैं? बोलिए, मीटिंग्स होते हैं। अब जो कंपनी में मीटिंग्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कंपनीज में मीटिंग 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जनरल मीटिंग, एक क्या होता है बोलो? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग एक ऐसा मीटिंग होता है जो करता है शेयर होल्डर्स। जनरल मीटिंग आर द मीटिंग डन बाय द शेयर होल्डर्स। एक ऐसा मीटिंग जो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है वो करते हैं, उनको जनरल मीटिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो मीटिंग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल मीटिंग, याद रखिएगा जनरल मीटिंग सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स लोग करते हैं, और एक होता है बोर्ड मीटिंग। ये जो बोर्ड मीटिंग होता है ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ये कंपनी के कौन करते हैं बोलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग करते हैं, आपस में मीटिंग होता है, तो उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। और उसी तरह जो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है जब वो लोग मीटिंग करते हैं उसको हम लोग जनरल मीटिंग बोलते हैं। अब बोर्ड मीटिंग तो एक ही तरह का होता है, लेकिन जो जनरल मीटिंग होता है बेटा, ये जो जनरल मीटिंग होता है बेटा, जनरल मीटिंग अगेन 3 तरह के होते हैं। जनरल मीटिंग यानी कि 3 तरह के होता है, यानी कि आपसे कोई पूछे शेयर होल्डर का मीटिंग कितने तरह का होता है तो आप बोलिएगा 3 तरह के होते हैं। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता है क्लास मीटिंग। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग, देखिए कंपनी में साल में एक बार मीटिंग करना मैंडेटरी होता है, उसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। लेकिन साल में आप एक ही बार मीटिंग करके सारा डिसीजन नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक डिसीजन एट वन टाइम, राइट। यू हैव टू डू अदर मीटिंग फॉर अदर टॉपिक्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल एक साल में एक बार जो मीटिंग हो रहा उसी में सारा डिसीजन ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। सो व्हाट वी नीड टू डू, इफ बीच बीच में मीटिंग करने का जरूरत पड़ रहा है, क्यों मीटिंग करते क्यों है, पहले ये जान लीजिए। मीटिंग का पर्पस ही होता है एट द एंड हम लोगों को कुछ ना कुछ मुद्दा पे क्या लेना है, डिसीजन लेना है, राइट। तो जरूरत हो सकता है कि कुछ मुद्दा ऐसा है जो हम लोग एक साल का वेट नहीं कर सकते, उसको ऑन स्पॉट करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ईजीएम। कुछ डिसीजंस होते हैं जो हम लोग को लेना है, एक साल के मीटिंग होने का वेट नहीं कर सकते, राइट, तो उसको बोलते हैं ईजीएम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड से मिलना मैंडेटरी है 14 फरवरी को, मिलना मैंडेटरी है कि नहीं है, मिलेंगे सर, मिलो, वो मैंडेटरी है, लेकिन बीच में खुरापाती कुछ और जाग गया, अभी मिलना है, समझ रहे हो, मिलना है तुमको फिर से बीच में, तो मिल लो, उसको ईजीएम बोलेंगे। कि 14 फरवरी तो मैंडेटरी मिलना ही है, लेकिन अभी मिलने का मन हो गया, चूल मचाए तुमको, तो मिल लो भैया, हमको क्या। तो जनरल मीटिंग 3 तरह का होता है, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता है क्लास मीटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल मीटिंग जो होता है वो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स होता है। फिर एक तरफ आता है हम लोग का, फिर एक तरफ आता है हम लोग को, देख रहा है तुम लोग को सारा चीज समझ आ रहा है ना। फिर एक तरफ आता है हम लोगों को, क्या बोलो, तो एक तरफ आता है हम लोग को बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग देखिए हमारे इंटर के सिलेबस में उतना नहीं है, तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है, ये ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है मीटिंग करते क्यों, बोले मीटिंग किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, मीटिंग किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। मीटिंग क्यों किया जाता है, डिसीजन लेने के लिए। सर डिसीजन लेगा कौन, अरे मीटिंग किया ही जाता है डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन लेते हैं 2 ही जन, आइदर शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर जनरल मीटिंग हो रहा है, 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 तो जनरल मीटिंग शेयर होल्डर का मीटिंग है, तो डिसीजन भी कौन लेगा, शेयर होल्डर। सर डिसीजन कैसे लेंगे, बाल नोच के, हम बोले नहीं, वोट करके। कैसे करके डिसीजन लोगे, वोट करके। कैसे करके डिसीजन लोगे, वोट करके। वोट करके, वोट को हम लोग लीगल लैंग्वेज में रेजोल्यूशन बोलते हैं, रेजोल्यूशन। वोट करके डिसीजन लेंगे, वोट करके, वोट करके डिसीजन लेंगे। तो जनरल मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग को क्या बोलते हैं, मतलब जनरल मीटिंग में डिसीजन लेना है, वोट करना है, उस वोट को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, बोलो, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो होता है, शेयर होल्डर लोग 2 तरह का रेजोल्यूशन लेता है। एक लेता है न्यू ईयर वाला रेजोल्यूशन, नहीं जो तुम लोग लेते हो और फॉलो नहीं होता। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हम लोग वोट करते हैं, मतलब जितने शेयर होल्डर है वोट करते हैं, और हम लोग चेक करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी आए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है सर, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि वोट इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट अगेंस्ट। सपोज करो 10 लोग हैं और एक मुद्दा पे वोट करना है, 10 शेयर होल्डर एक मुद्दा पे वोट करना है, तो उस मुद्दा को जीतने या हारने के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी वोट चाहिए किसी और की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कौन चाहता है कि मैं रिकॉर्डिंग करूं और ऐसे वीडियो लाते रहूं, कौन कौन चाहता है मैं ऐसी रिकॉर्डिंग, मेरा क्लास समझ आता है, किसको किसको। 10 में से 6 जन बोलता है सर रिकॉर्डिंग करिए, 4 जन बोलता है रिकॉर्डिंग मत करिए, तो हम किसका सुनेंगे, 6 जन का, क्योंकि मेजोरिटी है, इसी को सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। किसी चीज में मेजोरिटी लाने को हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो कंपनीज एक्ट आपको बताता रहेगा कि कब कब किस मैटर के लिए हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए शेयर होल्डर से, और कब कब किस मैटर के लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए शेयर होल्डर से। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये मीटिंग पढ़ा रहा हूं जनरल मीटिंग को कंसिडर करके, बिकॉज बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस में नहीं रहता। तो जो मीटिंग होता है उसको मेन पर्पस क्या रहता है, डिसीजन लेना। डिसीजन कैसे लेते हैं सर, डिसीजन लेंगे हम लोग वोट करके। वोट कैसे करेंगे सर, 2 शेयर होल्डर लोग 2 तरह से वोट कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मैंने सिंपल वर्ड बोला, सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल वर्ड करके बोलूं तो वोट इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट अगेंस्ट। सर स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, यहां पे जो वोट इन फेवर होता है, यहां पे जो वोट इन फेवर होता है वो 3 टाइम्स होता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से ज्यादा लोग आपके फेवर में होना चाहिए। बोलने का मतलब है अगर 10 लोग हैं तो वोट इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम्स, यानी कि 7.5 मस्ट बी 7.5 वोट मस्ट बी इन फेवर। ठीक है, आप लोग से मैं पूछ रहा हूं कौन कौन चाहता है वीडियो में बनाओ? 7.5 लोग बोल रहा है नहीं बनाओ। 7.5 लोग कैसे सर? अबे ऐसे समझो, कोई इंसान को तो आधा नहीं काट, 7.5 वोट चाहिए तो 7 इंसान और बीच से काट आधा नहीं, आपको 8 तो लेना ही पड़ेगा, आपको 8 तो लेना ही पड़ेगा। तो 8 जन बोल रहा है वीडियो मत बनाओ, आप बहुत घटिया पढ़ा रहे हो। 2 जन बोल रहा है कि आप वीडियो बनाओ, अच्छा पढ़ा रहे हो। तो हम किसका सुनेंगे? 8 जन वाले का। तो कंपनीज एक्ट बताएगा आपको कि शेयर होल्डर तुमको कब कब किस किस मैटर के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अगर मैं एग्जांपल दूं, कंपनी में अगर बाईबैक हो रहा है, बाईबैक क्या होता है सर? नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे। कंपनी में अगर बाईबैक हो रहा है तो बाईबैक में कंपनीज एक्ट बोलता है शेयर होल्डर अगर तुम चाहते हो बाईबैक हो तो एसआर पास करो। एसआर मतलब क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर मतलब क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग? सो मीटिंग क्यों किया जाता है? मीटिंग किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कैसे लेते हैं? वोट करके। अब देखिए, आप लोग जो डिसीजन ले रहे हो कोई ना कोई मैटर पे ना डिसीजन लेते हो, कोई ना कोई मैटर पे लेते हो ना। कंपनीज में डिसीजन लिया जाता है वोट करके, वो समझ आ गया, लेकिन डिसीजन किस मैटर पे लिया जाएगा? ऑब्वियसली सर कंपनी है तो डिसीजन लेंगे, फिर पेन लेता हूं, डिसीजन लेंगे किस मैटर पे? डिसीजन लेंगे किस मैटर? बिजनेस मैटर पे। सर डिसीजन किस मैटर पे लेंगे? बिजनेस मैटर पे, बिजनेस मैटर पे, बिजनेस मैटर पे, बिजनेस मैटर पे। हम बोले अच्छा अच्छा, तो बिजनेस मैटर कितना तरह का होता है? सर मैंने बोला बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है। बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है। तुमने बोला क्या? एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, और आम बात है, आम बात है, आम बात है, आम बात है भाई, एकदम नॉर्मली, मतलब ये मैटर कॉमन है, कॉमन मैटर, मतलब घर में दाल चावल बनना कॉमन जितना है ना उतना ही ऑर्डिनरी बिजनेस। और एक होता है स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस मतलब स्पेशल, स्पेशली आपको ट्रीट किया जाता है, राइट? तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अड्डा। अड्डा, ऐसा कुछ है ना गाना? नहीं है ना? अड्डा, अड्डा बोलते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होता है? अड्डा। अड्डा सर, अड्डा क्या होता है? अड्डा, व्हाट इज अड्डा सर? व्हाट इज अड्डा? मैं बोला अड्डा का फुल फॉर्म सुनो, ए फॉर एनुअल अकाउंट। ए फॉर व्हाट? एनुअल अकाउंट। ए फॉर एनुअल अकाउंट, ए फॉर एनुअल अकाउंट। सर नहीं समझे? हम बोले कंपनी में ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर में आता है जब एनुअल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। मीटिंग में, मीटिंग हो रहा है, डिसीजन लेना है, शेयर होल्डर को डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस मैटर, तो अड्डा होता है बिजनेस मैटर में, जिसको ऑर्डिनरी एनुअल अकाउंट। पता है शेयर होल्डर लोग आया है, वो लोग तो मालिक है ना, वो लोग क्या है? मालिक है कि नहीं? वो लोग क्या है? मालिक है। तो जो शेयर होल्डर आया है उन लोग को एनुअल अकाउंट, जो तुम लोग पूरा एक साल में कंपनियों के कर्मकांड की खर्चा, एक्सपेंसेस, इनकम, सब बैलेंस शीट वगैरह सब डिस्प्ले किया जाता है और बोला जाता है बताओ डियर शेयर होल्डर ये एनुअल अकाउंट है, इसको अप्रूव कर दो। तो बात वो नहीं है, बात है अड्डा मैटर में क्या आता है? एनुअल अकाउंट। अड्डा मैटर में क्या आता है? बोलो एनुअल अकाउंट। तो इस एनुअल अकाउंट का डिस्कशन होता है, ठीक है? तो उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है। डी, डिविडेंड। डिविडेंड, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब एक ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा जो हम लोग, कंपनी जो है शेयर होल्डर लोग को बांटता है, उसको अपने डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स लोग को बांटता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड से रिलेटेड भी जो डिस्कशन होता है, जो मैटर है, वो क्या है? बिजनेस मैटर है। नेक्स्ट डी, अपॉइंटमेंट हो रहा है किसका? डायरेक्टर का। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है दूसरे डायरेक्टर को धक्का मार के, मतलब पहले निकाल लेंगे फिर उसको बुलाएंगे। नहीं समझा? पहले निकाल दो फिर उसी को बुला लो। हो सकता है ये भी हो, जैसे तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से ब्रेकअप कर ली तो तेरे को भग 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 कर दी, फिर याद है अरे तेरा तो काम है, आजा बेटा फिर से आ जाओ, वही हाल है। हो सकता है इसी डायरेक्टर को हम लोग रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं, हम लोग डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे,
ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, एक डायरेक्टर को हम लोग अपॉइंट करते हैं दूसरे डायरेक्टर के बदले, हर साल एक डायरेक्टर आता है एक जाता है, उसी को रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नेक्स्ट क्या होता है बोलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, नेक्स्ट क्या होता है बोलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एंड आया है, साहेब आए हैं, ऑडिट करने आए हैं, तो रेमुनरेशन तो देंगे ना, तो रेमुनरेशन कितना देना है वो भी फिक्स करते हैं हम लोग, उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। बेटा ये जो तुम बिजनेस देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो बिजनेस मैटर में, ओबी ऑर्डिनरी बिजनेस, एनुअल अकाउंट, डिविडेंड, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, और आपका ऑडिटर का आना और उसका पैसा फिक्स करना, ये सब कुछ बेटा एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। अगर नोटिस करोगे तो ऑर्डिनरी बिजनेस तुम अगर नोटिस करोगे, देखो ना नाम से ही समझ आ रहा है सब साल में एक बार होगा, है कि नहीं। तो ये जो अड्डा है, ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस में जो भी अड्डा है, अड्डा मारेंगे हम लोग, अड्डा मारेंगे हम लोग AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है और ये बिजनेस मैटर भी साल में एक ही बार होता है डिस्कस। तो अड्डा कहां माना है, अड्डा माना है AGM में, अड्डा कहां मानना बोलो, AGM में, याद रहेगा। यानी कि अड्डा का डिसीजन शेयर होल्डर लेगा इन AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, और आपको जान के खुशी होगा कि अड्डा का मैटर, यानी कि शेयर होल्डर से पूछा जाता है, मीटिंग हो रहा है, AGM हो रहा है, डियर शेयर होल्डर्स, दिस इज आवर एनुअल अकाउंट, प्लीज अप्रूव। डियर शेयर होल्डर्स, वी हैव डिसाइडेड टू गिव दिस डिविडेंड, प्लीज अप्रूव। डियर शेयर होल्डर्स, दिस डायरेक्टर नीड टू बी अपॉइंटेड एंड दिस डायरेक्टर हैव टू बी थ्रोन, प्लीज decide, give approval. Dear shareholder, this is our new auditor, you like it, then vote it. Dear shareholder, इसका इतना रेम्यूनरेशन रखेंगे, ये सब पूछा जाता है शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर लोग डिसीजन कैसे देगा, याद रखिएगा बेटा, अड्डा में हमेशा वो लोग मारेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अड्डा में क्या डिसीजन कैसे लेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी कि एनुअल अकाउंट का अप्रूवल भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा लोग। सो बिजनेस मैटर कितना तरह का होता है बोलिए, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के बाद अड्डा छोड़ के सारा मैटर स्पेशल बिजनेस है, अड्डा छोड़ के सारा मैटर क्या है, स्पेशल बिजनेस है, अड्डा छोड़ के सारा मैटर क्या है, स्पेशल बिजनेस में आता है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके सर। सर आप बताइए कंपनी के बारे में। मैं बोला जरूर, कंपनी के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको, कंपनी के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको। कंपनी के बारे में जब हम बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी में दो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, एक होते हैं कंपनी में डायरेक्टर और एक होते हैं कंपनी में शेयर होल्डर। सर डायरेक्टर कौन होता है? मैं बोला डायरेक्टर एक ऐसा आदमी होता है जिसका कंपनी का आप उसको एजेंट मान सकते हो, कंपनी का आप उसको एम्प्लॉय मान सकते हो। डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी का डे टू डे अफेयर मैनेज करता है। कंपनी एक तरह का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, दिखता नहीं है बट वो है। हम लोग जैसे नेचुरल लीगल पर्सन है, यू कैन टच मी बट डोंट टच मी, राइट? यू कैन फील दैट समवन इज देयर, बट कंपनी नाम है, सपोज करो अश्विन लिमिटेड, सॉरी क्या है, अश्विन लिमिटेड। अश्विन लिमिटेड बोलते तुम लोगों को मेरा चेहरा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी को तुम छू नहीं सकते, उसको रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जो डे टू डे कंपनी का अफेयर्स को मैनेज करता है, उसको अपने डायरेक्टर बोलते हैं। तो वो डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। और एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर एक ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में स्टेक होल्ड किए हैं। स्टेक होल्ड किए मतलब कंपनी में कंपनी का जो 100%, जैसे कंपनी का 100% ओनरशिप है, जो लोग कंपनी का हिस्सा खरीदे हैं उसको अपने शेयर होल्डर बोलते हैं। जितना इन्वेस्ट किए, कंपनी को पैसा दिए, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और उस कंपनी में उसका उतना शेयर होता है। डन है क्या? तो शेयर होल्डर को कंपनी का ओनर माना जाता है, याद रखिएगा, शेयर होल्डर को कंपनी का क्या माना जाता है, ओनर माना जाता है। डन है क्या? अच्छा सर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे देखो आप पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट 2013, राइट?
तो कंपनीज एक्ट 2013 जो आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक और कंपनी आया था जिसका नाम था ओपीसी, 1% कंपनी। क्या नाम है बोलिए? 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब एक इंसान भी कंपनी खोल सकता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 में एक इंसान भी कंपनी ब्रिलियंटली खोल सकता है, और सिर्फ खोल नहीं सकता, उसको चला भी सकता है। डन है क्या? तो 1% इंसान भी कंपनी खोल सकता है। फिर एक तो डिस्ट्रीब्यूशन आता है प्राइवेट कंपनी, और एक आता है पब्लिक कंपनी। ये मैंने 3 तरह की कंपनी को डिस्प्ले किया आपके पास। एक आता है बोलिए 1% कंपनी, एक आता है प्राइवेट कंपनी, और एक आता है पब्लिक कंपनी। ध्यान रखिएगा बेटा, ओपीसी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी ही माना जाता है। जस्ट बिकॉज उसमें एक इंसान होता है उसको हम लोग ओपीसी बोलते हैं। अब हम लोग अभी पढ़ेंगे कि मेंबर्स कितने होने चाहिए। कितने होने चाहिए मतलब मिनिमम कितने चाहिए और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर मतलब शेयर होल्डर बेटा। कंपनी खोलने के लिए आपको मिनिमम मेंबर लगेगा, मिनिमम डायरेक्टर लगेगा। आप ऐसे आंख बंद करके चलो कंपनी खोलेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। उसी तरह से डायरेक्टर में भी आपको मिनिमम लगेगा और मैक्सिमम डायरेक्टर लगेगा। तो अपने पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम कितना मेंबर लगेगा, कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितना मेंबर लगेगा, और कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितना मेंबर लगेगा और डायरेक्टर मिनिमम कितना लगेगा, ये अपने पढ़ने वाले। तो ध्यान से देखो। अगर आप 1% कंपनी हो, तो 1% कंपनी मिनिमम मेंबर लगे, मतलब एक इंसान अगर कंपनी खोलना चाहता है तो मिनिमम मेंबर लगे एक्ट हो, मैक्सिमम भी एक्ट हो, डायरेक्टर मिनिमम एक्ट हो, मैक्सिमम डायरेक्टर 15। एक हो, मतलब एक है तो सब एक हो क्या पागल? डायरेक्टर मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम मेंबर लगेगा 2, मैक्सिमम होता है 200, डायरेक्टर होता है 2, मैक्सिमम होता है प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर 15। पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम मेंबर लगेगा 7। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, इतना लोग चाहिए कंपनी खोलने के लिए। और जो पब्लिक कंपनी है उसमें मैक्सिमम मेंबर होता है अनलिमिटेड, राइट। इसमें डायरेक्टर लगेगा 3 और मैक्सिमम 15। डायरेक्टर वाला देख तेरे को याद हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। ओपीसी प्राइवेट पब्लिक 1 2 3, मैक्सिमम तीनों का कितना 15। और अगर आप मेंबर यहाँ पे देखेंगे ओपीसी में ओपीसी में मिनिमम मेंबर 1, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7, और मैक्सिमम देखेंगे तो 200 अनलिमिटेड। दिस इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन जो आपको मैंने भेजा में डाल दिया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कंपनी में मीटिंग्स होते हैं। मीटिंग्स 2 तरह के होते हैं, एक जनरल मीटिंग होता है, एक बोर्ड मीटिंग होता है। मीटिंग किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन लिया जाता है बाय पासिंग वोट। वोट मतलब रेजोल्यूशन, ठीक है। अब जो रेजोल्यूशन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वोट आप करते हो बिजनेस मैटर पे। बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। और मेरे को नहीं लगता कि अब अप्रोक्स हम लोग अभी 28 मिनट के आसपास है और हमने बहुत ही अच्छी तरह से इस इंट्रोडक्शन को कवर किया। अब हम कुछ डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बट इन विथ अ शॉर्ट ब्रेक। हम लोग थोड़ा सा छोटा ब्रेक लेंगे हम लोग 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप फटाफट इसको पूरी तरह से देख लो, फटाफट रिवाइज कर लो, फिर हम लोग 1 मिनट बाद शुरू करेंगे। ओके, क्या बोलती है पब्लिक? हो गया? डन है क्या? अच्छी तरह से। अब हम लोग ना देखिए, आपको मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप केपेबल हो, कम से कम एटलीस्ट 3 घंटा में पूरा कंपनी लॉ को अच्छे से देखो। मेरा वीडियो देखना और वापस आप 2 घंटा पढ़ लेना, आप 5 घंटा में कंपनी लॉ खत्म कर सकते हो, राइट। तो ये जो मैं आपको बना रहा हूँ ये मैंडेटरी, आप इससे बेस्ट आपको वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कुछ टर्म्स ही डिस्कस करूंगा जो आपको एग्जाम्स में सच में जानना बहुत जरूरी है। जिसमें से सबसे पहले होता है प्राइवेट कंपनी के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्राइवेट कंपनी के बारे में, जो डिफाइन है सेक्शन 268 में। देखिए, लाइव क्लास में तो मैं अपने बच्चों को सेक्शन याद करवा देता, और अगर आपको कोई बोले कि सेक्शन लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी, मैं बोलूंगा भाई लॉ पढ़ रहे हो सेक्शन नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा
है ना। तो आपको सेक्शन तो याद करना है, वो आप नोट से याद कर लेना, बट अभी के लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट देता हूँ। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी क्या होता है? सर आपने बोला 3 तरह का कंपनी होता है, बोले यस। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, जब भी एक कंपनी का वर्ड यूज होता है, कंपनी, कंपनी मतलब क्या? कंपनी मतलब जो आपको मैंने पढ़ाया सेक्शन 220 में, लोग कंपनी खोलते हैं। कंपनी अगर खोलते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है उनको कि खोलते वक्त, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त उनको 2 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज एओए एंड एमओए। ये 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है ये बनाना पड़ेगा। एक का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का इंटरनल रूल्स जो आप फ्रेम किए हो उसके बारे में बताता है। ठीक है, आप कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी खोलोगे तो उसका कुछ इंटरनल रूल्स एंड मैनेजमेंट्स तो होगा ना, उससे रिलेटेड जो आप रूल्स बनाए हो, उस डॉक्यूमेंट बनाए हो, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर मतलब कंपनी का पूरा क्या है, कंपनी क्या नाम है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी का, कंपनी कौन सा धंधा करने वाला है, क्या लाइबिलिटी है कंपनी का, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन देता। अगर मैं सिंपल बात बोलूं तो कंपनी का पूरा औकात बताता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी, तुम्हारा एक कंपनी है उसका सारा डिटेल्स, कौन है कंपनी, क्या नाम है, रजिस्टर ऑफिस क्या है, क्या धंधा करने के लिए खुला है, कौन सा बिजनेस करेगा, ये सारा कुछ का डिटेल दिया रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो याद रखिएगा, जब कंपनी खुलता है तो 2 डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी होता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं गायब आ गया। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक क्या होता है, देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मैं थोड़ा थोड़ा जादू दिखाऊंगा आपको, ये देखो, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, ये देखो, ये वाला तो तुमने हंसने लगेगा, देखो एकदम बीचों बीच अपन, ये तो अपना बोर्ड आ जाता है खाली, ये मस्त है ना। मैं ऐसे खेलता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के साथ ताकि पढ़ाने में मजा आए। एनीवेज, बैक टू वर्क। तो कंपनी में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट बनता है, मैं बॉलीवुड स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट बनता है ये कंपनी को, मतलब कंपनी बनाता है जब वो कंपनी क्या हो रहा होता है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, कंपनी जब खुल रहा होता है। तो कंपनी जब खुल रहा होता है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट वो बनाता है, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, प्राइवेट कंपनी क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी बोलता है, प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जो अपने आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स मतलब अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बुक जो होता है उसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए हम लोगों को मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लगता था कि इतना पैसा इन्वेस्ट होगा तो ही हम लोग प्राइवेट कंपनी को सोचेंगे खोलने का। बट अभी वो चीज हट चुका है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी आप कैसे पहचानोगे सर वो प्राइवेट कंपनी है कि नहीं? सर देखिए, कभी कभी प्राइवेट कंपनी आप नाम से पहचान सकते हो। याद रखना, अगर किसी के नाम के आगे ऐसे लिखा हो ए प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड अगर लिखा रहता है तो वो एक प्राइवेट कंपनी माना जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी होता क्या, हम बोले प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो अपने आर्टिकल में 3 चीज लिखता है। आप बोलोगे क्या 3 चीज लिखता है? सर मैं बोलूंगा 3 चीज लिखता है, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। क्या 3 चीज लिखता है? नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। प्राइवेट कंपनी को पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी क्या शेयर ट्रांसफर कर सकता है पब्लिक को? क्या कंपनी, पहले बहुत लोगों को डाउट होता है कि शेयर क्या होता है। शेयर होता है जब आप कंपनी का कुछ हिस्सा किसी और को देते हो, तो आप दे सकते हो कि यस हम लोग दे सकते हैं, कंपनी का कुछ हिस्सा दे सकते हैं। तो क्या प्राइवेट कंपनी भी दे सकता है? यस, प्राइवेट कंपनी दे सकता है, लेकिन सबको नहीं दे सकता, पब्लिक को नहीं दे सकता, वो आपस में एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम, आप मेरे स्टूडेंट, हम आपको दे सकते हैं प्राइवेट कंपनी का शेयर। यस यस, आप, हम आपको जानते हैं, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते आ जाओ जिसको जिसको शेयर चाहिए। ये पब्लिक का हो गया, ये अलाउड नहीं है। तो शेयर तो ट्रांसफर कर सकते हैं बट सबको नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्ट्स टू ट्रांसफर द शेयर्स, शेयर कर सकते हैं
लेकिन शेयर ट्रांसफर करने में थोड़ा सा क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शंस है। शेयर ट्रांसफर करने में थोड़ा सा क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए हम लोग ट्रांसफर नहीं कर, मतलब कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते, इसलिए रेस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन इज रेस्ट्रिक्टेड टू यूज, मोबाइल फोन इज रेस्ट्रिक्टेड टू यूज, यानी कि मोबाइल फोन यहां यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं पूरा दुनिया में यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब ये करना ही नहीं है, क्या नहीं करना है, प्रोहिबिट। प्रोहिबिशन मतलब यहाँ पे वो बोलना चाहता है प्रोहिबिट करता है, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट करता है, क्या चीज में प्रोहिबिट करता है सर, प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। सर अभी तो बोले कर सकता, हाँ कर सकता है, सुन तो लो, प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर टू पब्लिक, पब्लिक को शेयर देना मना है, इसीलिए प्रोहिबिट लिखा है, प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो अपने आर्टिकल में 3 चीज लिखा है, रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन। रेस्ट्रिक्शन मतलब वो रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द पब्लिक, फिर प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द पब्लिक, सॉरी उल्टा बोल दिए, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द पब्लिक, लिमिट, लिमिट क्या होता है सर, तीनों तो एक ही जैसा लग रहा था बट हमको पता है, लिमिट, लिमिट इट्स मेंबर 200, हम आपको पढ़ा क्या है ना, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितना होता है 200, एक्सेप्ट ओपीसी। सर एक्सेप्ट ओपीसी क्यों लिखा, क्योंकि हम ये भी बताए थे ओपीसी एक तरह का, शायद बताया है ना, मिटा दिया गया, अच्छा ओपीसी एक तरह का, ओपीसी एक तरह का प्राइवेट कंपनी होता है और उसका मैक्सिमम मेंबर 1 होता है, इसीलिए एक्सेप्ट ओपीसी, तो लिमिट मेंबर कितना 200। तो प्राइवेट कंपनी को पहचानना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो अपने आर्टिकल में 3 चीज लिखता है, यह बताता है रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट एंड लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट एंड लिमिट, याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिट्स इट्स मेंबर टू 200। आप उसका मेंबर 200 रहता है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप इस 200 मेंबर को कंप्यूट करेंगे, जब आप इस 200 मेंबर को कंप्यूट करेंगे तो 200 मेंबर में ये 3 लोग इंक्लूड नहीं होंगे, भले ये लोग कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं फिर भी ये 200 मेंबर इस कंपनी में इंक्लूड नहीं होंगे। सर कौन कौन, हम बोले कंपनी का एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, शेयर होल्डर क्यों बोले, सुन तो लो, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, शेयर होल्ड किया तो शेयर होल्डर भी है, फिर भी उसको इस 200 में काउंट नहीं करेंगे हम लोग, समझ आ रहा है। एक्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एक्स एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय का मतलब जो अभी एम्प्लॉय नहीं है, पहले था लेकिन शेयर होल्डर अभी भी है, यानी कि शेयर अभी भी होल्ड करता है, उसको भी हम लोग इस 200 में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जॉइंट शेयर होल्डर्स लोग को एक मानेंगे। जॉइंट शेयर होल्डर्स मतलब सर जो मिल के शेयर होल्ड किया है, जो मिल के शेयर होल्ड किया है, हम लोग 10 जन मिल के शेयर होल्ड किया तो 10 जन को 10 मेंबर नहीं एक मानेंगे, तो जॉइंट शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज 1, जॉइंट शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज 1, याद रहेगा। तो जब इसी को प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, इसी को प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जो अपने आर्टिकल में ये 3 चीज का डिक्लेरेशन देता है कि वो रेस्ट्रिक्ट करेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिट करेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द पब्लिक और लिमिट करेगा अपना मेंबर 200 एक्सेप्ट ओपीसी। लेकिन जब इस 200 में से हम लोग इस 200 मेंबर को हम लोग देखेंगे तो इस 200 मेंबर में 3 कैटेगरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर, एक्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स एंड जॉइंट शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एज 1। ये डेफिनेशन मैंने आपको दिया, किसका बता सकते हैं, ये डेफिनेशन दिया मैंने आपको प्राइवेट कंपनी का। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है दैट इज नोन एज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। तो प्राइवेट क्या होता है सर, व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ऐसा नहीं होता है। तो प्राइवेट आपको बता दिया तो पब्लिक आपको समझ आ जाएगा, डन है क्या। फिर हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फटाफट करेंगे, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। ये सब वर्ड आता रहता है। सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है सर, व्हाट डज सब्सिडियरी कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको जानने जरूरी है। एग्जाम में आप इसको बिना जाने नहीं जा सकते, यानी कि अगर अभी बिना जानकारी किए जा रहे तो आप फेल ही हो रहे हैं। ये सब का जानकारी आपको जरूरी है। सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है ध्यान से समझो। एक कंपनी है जिसका नाम ए लिमिटेड है। सर जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहे वो प्राइवेट कंपनी, तो जिसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा रहे वो पब्लिक कंपनी, तो ये एक तरह का पब्लिक कंपनी है। तो सपोज करो एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है जेड लिमिटेड।
ए लिमिटेड क्या करता है पता है? जेड लिमिटेड का, ए लिमिटेड जेड लिमिटेड का मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड किया है। सामने वाले कंपनी का आप वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। सर वोटिंग पावर कैसे आता है? ध्यान से सुनिए। वोटिंग पावर, जब मैं बोलता हूं वोटिंग पावर, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन आता है। वोटिंग पावर क्या होता है, कैसे होता है ये वोटिंग पावर, क्या है ये वोटिंग पावर? तो ध्यान से सुनिए। वोटिंग पावर का मतलब होता है जहां पे आपको पावर दिया जाता है वोट करने का। वाह क्या बात बोले सर, तो पता था। अबे सुन, एक कंपनी सपोज करो रिलायंस एक कंपनी है। हम रिलायंस का 10% शेयर होल्ड किए। सर कैसे होल्ड करेंगे हमको बताइए। अबे इन्वेस्ट किए, हम अंबानी भाई को 4 करोड़ दिए और 4 करोड़ देने से वो मेरे को 10% अपने कंपनी का शेयर दिया। तो उस 10% पे जितना मेरा वोटिंग पावर आएगा उसी को वोटिंग पावर बोलते हैं बेटा। 10% के शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर लोग वोट करता है, वोट करने पे क्या मिलता है? वोटिंग पावर। तो उस शेयर पे जितना मेरा वोटिंग पावर उसको वोटिंग पावर बोलता है। तो बोल रहा है अगर एक कंपनी सामने वाले कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर ये वाला कंपनी डिसाइड करता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। नहीं समझा? समझ अच्छी तरह। जब एक कंपनी सामने वाले कंपनी का मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर ये कंपनी डिसाइड करता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन रहेगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ये डिसाइड करता है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, देन इन दैट केस इस बंदे को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और इस कंपनी को हम लोग सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया। नोट्स आपके पास है, पढ़ना आपको है, ये वीडियो है, कंसेप्ट है आपको देने के लिए, क्योंकि ये वाला क्लास हम लोग 3 क्लास लेते हैं खाली डिस्कस करने के लिए। डन है? तो लाइव और मैराथन में बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। बहुत ज्यादा फर्क से घबराओ मत कि वीडियो बंद करके छोड़ दो। आप अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो मैं ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूं कि आपको हो जाएगा। डन है? और आप अच्छा से पढ़ पाओगे। तो ये सब्सिडरी कंपनी हो गया। नेक्स्ट आता है एसोसिएट कंपनी। क्लास में तो मैंने बहुत सारा कंपनीज के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, जब टाइम हो और ज्ञान का समय चल रहा हो तो ज्ञान लेते वक्त मत सोचो कि क्या एग्जाम में आएगा। जब ज्ञान खत्म हो जाए तब सोचो एग्जाम में क्या आएगा। तो ये जो टॉपिक है मैं उस ओरिएंटेशन पे पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम में क्या आएगा और क्या याद करके जाना है। मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है। पढ़ना सब है, इसको छोड़ना नहीं। पढ़ना सब है, इसको छोड़ना नहीं है। पढ़ना सब है, इसको छोड़ना नहीं है। डन है क्या? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? ध्यान से सुनिए। सपोज करिए कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। जब ये कंपनी सामने वाले कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, सिग्निफिकेंट मतलब समझते हो, अच्छा खासा पावर, मतलब इन्फ्लुएंस करता है, सामने वाले कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिग्निफिकेंट मतलब हाँ एडिक्वेट इन्फ्लुएंस कर सकता है। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब, हम बोले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब जब ये कंपनी सामने वाले कंपनी का एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है। मिनिमम 20% सामने वाले का वोटिंग पावर होल्ड करता है, बट नॉट मोर देन 50%। क्योंकि अगर 50% करेगा तो ये होल्डिंग हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। तो जब एक कंपनी सामने वाले कंपनी का एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो माना जाता है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट है, दोस्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या बोलिए? एसोसिएट कंपनी माने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं? बोलिए एसोसिएट कंपनी माने जाते हैं। Am I clear with this? Yes or no? Am I clear with this? Sure. Okay. सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब और क्या होता है? बोले एटलीस्ट 20%, या फिर ये दोनों अंडर अ बिजनेस अग्रीमेंट डिसीजन लिए है, कि मतलब दोनों में अग्रीमेंट हुआ है कि वो कंपनी सामने वाले कंपनी का कुछ डिसीजन लेगा। ये कंपनी सामने वाले कंपनी का डिसीजन लेगा, ये कंपनी सामने वाले कंपनी का डिसीजन लेगा, बट ये जो डिसीजन लेगा अंडर एन अग्रीमेंट लेगा, बिजनेस डिसीजन लेगा अंडर एन अग्रीमेंट। दोनों में जो अग्रीमेंट उस हिसाब से तो बोला जाता है दोनों एक दूसरे का क्या है? एसोसिएट कंपनी है। डन है अच्छी तरह से? तो कितना तरह की कंपनी मैंने आपको समझा दिया। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी।
लास्ट जो आपको याद रखना ही रखना है कि आप इसको भूल के एग्जाम में नहीं जा सकते, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जब एक कंपनी का सपोज ये कंपनी ए लिमिटेड है, इस कंपनी का आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिला के एटलीस्ट 51% कैपिटल होल्ड करता है। कैपिटल का डिस्कशन हम लोग किए थे कैसे वो वोटिंग पावर में, तो अभी के लिए नहीं। तो आप समझिए कि एक गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी पे 51% स्टेक होल्ड कर लेता, स्टेक ले लेता पूरा 51%, तो इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। अब ध्यान से समझिए, ये कंपनी किसी और कंपनी को होल्ड किया है, मतलब ये कंपनी इस कंपनी का 50% वोटिंग पावर होल्ड किया है, तो ये सब्सिडरी हो जाएगा और ये होल्डिंग हो जाएगा। अब ये जो सब्सिडरी हो जाएगा ये भी बन जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट तो इसमें होल्ड नहीं किया, फिर भी बन जाएगा क्योंकि उसको होल्ड करने वाला एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो बोलने का मतलब है कि जो जिसको होल्ड करता है वो उसका नेचर ले लेता है। जैसे ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है बी प्राइवेट लिमिटेड को, तो भले ही ये प्राइवेट कंपनी है लेकिन इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा क्योंकि इसका होल्डिंग कौन है? एक पब्लिक कंपनी। डन है क्या? ये हम लोग बेसिक है जो हम लोग पढ़े थे डेफिनेशंस में, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, एसोसिएट कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये बिना जाने आप आगे सिलेबस पढ़ नहीं सकते। कुछ कुछ डिस्कशन डेफिनेशंस का मैं आपको देता रहूंगा जैसे जैसे टॉपिक्स में बढ़ूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना पढ़े, हम लोग ने सारे इंट्रोडक्शंस को कंप्लीट किया। इस पूरे के पूरे 50 मिनट में हम लोग ने कंपनीज का पूरा बेसिक्स कंप्लीट किया, समझा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। मैं इस वीडियो को आपके सामने पेश करूंगा, आप क्लासेस करोगे इसका, और हम लोग मूव करेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहां से हमारा जो टॉपिक है इसका डिस्कशन एक अलग लेवल में जाएगा, ठीक है। तब तक आप एक ब्रेक लेकर आइए 5 मिनट का, और फिर हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं। और जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप मेरे को मोटिवेट करिएगा तो हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे यानी कि आप मोटिवेटेड रहिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ 5 मिनट में। जाना नहीं रे, आ जाना। लेट नाइट में मैं जग रहा हूँ, आप भी जगो। चलो स्टार्ट कर रहे। ब्रेक के बाद एक मस्त टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में, ठीक है। 1% कंपनी के बारे में, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, MOA एंड AOA के बारे में, और लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल के बारे में। इस टॉपिक का जो डिस्कशन है ज़रूरी है आपको पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, और उतना ही अच्छा से मैंने इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेंगे डॉक्ट्रिन्स का। कौन सा टॉपिक लेंगे? डॉक्ट्रिन का। हमारे कंपनीज एक्ट में 3 तरह का डॉक्ट्रिन है। उठो, कितना तरह का डॉक्ट्रिन है? 3 तरह का डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन मतलब लॉ है, ठीक है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस, और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। 3 तरह का डॉक्ट्रिन्स है। नंबर 1 डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस तीनों तरह के डॉक्ट्रिन्स में सबसे पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? सी,
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, जब कंपनी क्या होता है बोलिए, इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी जब खुल रहा होता है, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो हम लोग दो ठो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दो ठो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, विच इज नोन एज MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ये दो डॉक्ट्रिन बना लेते हैं, विच इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बनाना क्या है, कंपनी जब खुल रहा है आपको ये बनाना ही है, मेमोरेंडम भी बनाना है और आर्टिकल भी बनाना है, ठीक है। तो जब भी आप ये कंपनी को, जब भी आप इस कंपनी का दो डॉक्ट्रिन बना रहे हैं, दैट इज मतलब इस कंपनी को खोल रहे हैं तो दो डॉक्ट्रिन बनाना है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्ट्रिन आप बनाते ही, मतलब ये डॉक्यूमेंट आप बनाते ही आपको सबमिट करना पड़ेगा ROC को। अब आपके दिमाग में आएगा हु इज ROC? ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ROC का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी गवर्न होता है एक मिनिस्ट्री से, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी से रिलेटेड मैटर सारा गवर्निंग बॉडी है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इनकी जो हेड है, चेयरमैन है, वो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सारा कंपनी को अकेले मैनेज कर पाए, अकेला होके। तो MCA लोग ने 7 रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, 7 रीजनल डायरेक्टर जो 7 रीजन्स में बैठते हैं। 7 रीजन्स मतलब क्या सर? 7 रीजन मतलब 7 रीजन्स में उस रीजन से सारे कंपनी उनके अंडर आएंगे। जैसे कि नॉर्थ रीजन के नॉर्थ के सारे कंपनी, इंडिया के नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में, ऐसे करके। लेकिन वो लोग को भी पॉसिबल नहीं है सारा कुछ गवर्न करना, तो ये लोग अपॉइंट करते हैं ROC। ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो बेसिकली हर स्टेट में होता है। कुछ स्टेट है जिसमें नहीं है, लेकिन हम लोग अभी उतना लेवल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। तो सीधा बात है, हर स्टेट में एक ROC अपॉइंटेड रहता है, और उस स्टेट का कंपनी का सारा मैटर्स, कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग, कंपनी कुछ भी डिसीजन लेगा, सब किसको रिपोर्ट करेगा? ROC को रिपोर्ट करेगा। तो इसीलिए जब कभी कंपनी खुलता है, इनकॉर्पोरेट होता है, तो उसको 2 डॉक्यूमेंट बनाना है। इनकॉर्पोरेट होते के समय ही उसको 2 डॉक्यूमेंट बनाना है, विच इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड नंबर 2 इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे ही ये दोनों डॉक्यूमेंट बन जाता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट होता है ROC को, मतलब उसको सबमिट ही करना है, कंपनी जब खोला उसको सबमिट करना है। ROC के पास जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, तो ये बन जाता है एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये क्या बन जाता है बोलिए? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ROC भी देखो, ये सबका सब एक सेंट्रल बॉडी गवर्निंग है, सबका सब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। फाइलिंग ROC के पास जो भी होता है ऑनलाइन होता है, और ये सब कुछ आपको चेक करने मिलेगा। पब्लिक डॉक्यूमेंट सब कहाँ चेक करने मिलेगा? MCA में आपको चेक करने मिल जाएगा। डन है क्या अच्छी तरह से? तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है तो 2 डॉक्यूमेंट बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बन जाता है तो उसको ROC के पास सबमिट करते हैं, और ROC के पास वो सब सबमिट हो जाता है तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। सर बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि जब कोई भी इंसान, एनी पर्सन अगर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है, कंपनी के साथ कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, तो ऐसा मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है। प्रिज्यूम समझते हो? मान लिया जाता है कि वो बंदा डॉक्यूमेंट पढ़कर आया है, वो 2 डॉक्यूमेंट पढ़कर आया, दैट इज MOA एंड AOA। उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमको नहीं मतलब है, मान लेते हैं कि कंपनी से ट्रांजैक्शन करने से पहले वो 2 डॉक्यूमेंट पढ़कर आया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको अच्छी तरह से ट्रू मीनिंग में समझा है। सर ये वाला डॉक्ट्रिन आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं प्रोटेक्ट करता? क्योंकि हम एक कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो लोग मान लेगा कि हम दोनों डॉक्यूमेंट बढ़कर आए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और अगर हम अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ कार्य छोड़ के भी कोई कार्य करेंगे तो तुम ही लॉस में जाओगे, क्योंकि हम लोग माने हुए थे कि तुम लोग ये 2 डॉक्यूमेंट पढ़कर आया था। फॉर एग्जाम्पल धर्मा प्रोडक्शन,
करण जौहर का ये प्रोडक्शन है, उसका काम है मूवी बनाना, ठीक है, और वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ और मूवी का ऑब्जेक्ट छोड़ के, तो उसमें करण जौहर लायबल नहीं होगा, आप लायबल है, क्योंकि आप क्यों नहीं पढ़कर आए पब्लिक डॉक्यूमेंट एमओए और एओए के बारे में। समझ आ रहा है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि जब कभी भी कंपनी खोलता है तो 2 डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक बार ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और जब कभी भी कोई आउटसाइडर इसे ट्रांजेक्शन करता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो बंदा इस 2 डॉक्यूमेंट को पढ़कर आया है। This deemed knowledge of 2 document is known as doctrine of constructive notice. Am I clear with this? उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यहां पे कंपनी या कोई भी प्रिज्यूम कर लेता है कि आप 2 डॉक्यूमेंट पढ़ कर आए हो। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो आउटसाइडर, जो पर्सन, एनी पर्सन जो कंपनी से डील करने आ रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन करने आ रहा है, तो कंपनी प्रिज्यूम करता है कि आप दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ कर आए हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है आप भी प्रिज्यूम कर लो, आप भी प्रिज्यूम कर लो। क्या प्रिज्यूम कर ले सर? आप ये प्रिज्यूम कर लो कि कंपनी का जहां तक इंडोर मैनेजमेंट का बात है, इंडोर मैनेजमेंट समझते हो, इंटरनल मैनेजमेंट का बात है, वो आप प्रिज्यूम कर लो सब अच्छी तरह से हो रहा है, ठीक है। कंपनी का जो इंडोर मैनेजमेंट का बात है, आप प्रिज्यूम कर लो वो अच्छी तरह से हो रहा है। यहां पे आपके बारे में वो लोग प्रिज्यूम किया, आप उनके बारे में प्रिज्यूम कर लो कि एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग इज कंसर्न, इंटरनल प्रोसीडिंग मतलब जहां तक कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग का बात है, कंपनी का इंटरनल मैटर का बात है, आप प्रिज्यूम कर लो कि वो लोग अपना सारा का सारा इंडोर मैनेजमेंट सही से कर रहा है। यहाँ पे जो आप इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, इंटरनल अफेयर्स के बारे में प्रिज्यूम करते हो, उसी डॉक्ट्रिन को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का नाम देते हैं, उसी डॉक्ट्रिन को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का नाम देते हैं। डन है अच्छी तरह से। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को और एक नाम से जाना जाता है एशबरी, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक रूल से आया जिसका नाम है टर्कवेंट रूल, इसको और एक नाम से जाना जाता है टर्कवेंट रूल। ये केस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट रूल, इसी केस में हम लोगों ने इसके बारे में पता किया था। डन है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन आता है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन आता है उसका नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस क्या होता है सर? ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बोला, कंपनी का 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताइए। आपने बोला सर कंपनी का 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने बोला सब बस। अब देखिए, एक कंपनी का औकात कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है सर? मेमोरेंडम बताता है। मेमोरेंडम में 5 तरह के क्लॉजेज होते हैं, 5 क्लॉजेज में औकात के बारे में डिस्कशन है। उसमें से एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी क्या धंधा करने वाला है उसके बारे में लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं। अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको अल्ट्रा वीरस का मतलब बताऊं, अगर मैं आपको अल्ट्रा वीरस का मतलब बताऊं तो अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज डन बियॉन्ड द पावर, एनीथिंग विच इज डन बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द अथॉरिटी। कोई भी ऐसा कार्य करना जिसका पावर आपके पास नहीं था, जिसका अथॉरिटी आपके पास नहीं था, फिर भी आप किए, तो वो जो आप एक्शन किए वो अल्ट्रा वीरस है। अल्ट्रा वीरस मतलब नल एंड वॉइड है, वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका काम है एडुकेशन देना। सपोज करो मेरा कंपनी और मेरा कंपनी का काम है एडुकेशन देना, हम एडुकेशन छोड़ के खाना रेस्टोरेंट चला रहे उसी नाम से, ये जो एक्ट हम कर रहे रेस्टोरेंट चलाना वो नल एंड वॉइड है। तो उसी तरह कंपनी एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बताया जाता है, और अगर कोई बंदा उस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करता है तो बोला जाता है कि वो अल्ट्रा वीरस एक्ट किया है और वो नल एंड वॉइड माना जाता है। तो आई होप आपको इस 3 डॉक्ट्रिन के बारे में अच्छी तरह से कंसेप्चुअल आइडिया आ गया और आप पढ़ सकते हो खुद से। ये वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी मेड है, आपको मैं कंसेप्ट दे दूंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास में से मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से और डिस्कस किया है। डन है अच्छी तरह से। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए वैलिड नहीं है, आपके लिए तब भी अच्छा है ये।
डन है क्या? तो 3 डॉक्ट्रिन होते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया 3 डॉक्ट्रिन के बारे में। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावीरस, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर है? ये वाला वीडियो 1 घंटा का अप्रॉक्स हो चुका है, तो मैं इसको पॉज करके फिर नेक्स्ट वीडियो चालू कर रहा हूँ, जस्ट ताकि आपको 1-1 घंटा का वीडियो सिटिंग से आप और अच्छी तरह से पढ़ पाए। डन है क्या? तो यहाँ रोक के नेक्स्ट इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं कि वीडियो आए कंटिन्यू हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, लव यू, बाय।